महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 288 सीटों में से 235 सीटें महायुति गठबंधन ने जीती हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि राज्य का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। बीजेपी से देवेंद्र फडणवीस और मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे दोनों ही इस पद के लिए दावेदार हैं। चुनाव के परिणामों के दौरान एकनाथ शिंदे ने कहा था कि परिणाम आने के बाद तीनों गठबंधन दल मिलकर यह फैसला करेंगे कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। वहीं उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि सभी विधायक एकजुट होकर बैठक करेंगे और फिर मुख्यमंत्री का चुनाव करेंगे। मंगलवार को 2019 का विधानसभा कार्यकाल खत्म हो रहा है और ऐसा हो सकता है कि एकनाथ शिंदे इस्तीफा दें। हालांकि मुख्यमंत्री के नाम पर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है, तो हो सकता है कि शिंदे इस्तीफे के बाद कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में बने रहें। शिंदे मंगलवार को राज्यपाल के पास इस्तीफा देने राजभवन जा सकते हैं और राज्यपाल उन्हें तब तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री बना सकते हैं जब तक नया मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल शपथ नहीं लेते। इधर दिल्ली में एक नई चर्चा छिड़ी है, क्योंकि एकनाथ शिंदे के समर्थक उन्हें फिर से मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर रहे हैं। हालांकि यह सिर्फ 2 साल के लिए हो सकता है। इस बीच उप मुख्यमंत्री और भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस सोमवार शाम को दिल्ली पहुंचे हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी दिल्ली में हैं और भाजपा तथा शिवसेना दोनों का मानना है कि महाराष्ट्र चुनाव में संघ ने अहम भूमिका निभाई। सूत्रों के मुताबिक भाजपा मुख्यमंत्री का फैसला करते वक्त संघ से भी सलाह लेगी, जिससे फडणवीस का नाम और भी मजबूत हो सकता है। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के सूत्रों का कहना है कि शिंदे को साथ लेने के बाद फडणवीस के मुख्यमंत्री बनने की संभावना बढ़ सकती है। इधर महाराष्ट्र में अजीत पवार का देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री पद के लिए समर्थन देने के बाद समझा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी देवेंद्र फडणवीस के नाम का ऐलान कर सकती है, पर बीजेपी के लिए यह फैसला कई मुश्किलें लेकर आने वाला है। देवेंद्र फडणवीस के जिस तरह आरएसएस और बीजेपी आला कमान की नेचुरल चॉइस होने की जानकारी सामने आ रही है, उससे उनके सीएम बनने की संभावना को बल मिल रहा है। पर फडणवीस के नाम पर इतनी जल्दी फैसला न होने के पीछे ये 3 कारण जरूरी बताए जा रहे हैं। ओबीसी वोट की राजनीति और सीएम ब्राह्मण। भारतीय जनता पार्टी का पिछले दशक का इतिहास बताता है कि किसी भी संवैधानिक पोस्ट पर नियुक्ति में टैलेंट से अधिक सोशल इंजीनियरिंग को महत्व दिया गया है। इस तरह देखा जाए तो बीजेपी इस बात से वाकिफ है कि सरकार का चेहरा ओबीसी हो तो ही बेहतर है। भाजपा सरकार ने राष्ट्रपति और राज्यपालों तक की नियुक्तियों में भी पिछड़े दलित और एससी को तवज्जो दी है। देवेंद्र फडणवीस को ऐसे समय में सीएम बनाने की बात हो रही है जब राहुल गांधी जाति जनगणना को लेकर अभियान चलाए हुए हैं। कांग्रेस लगातार यह कह रही है कि बीजेपी सवर्णों और अमीरों के हितों का ख्याल रखने वाली पार्टी है। इसके साथ ही जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात हो रही है। ऐसी दशा में महाराष्ट्र जैसे राज्य में बीजेपी अगर एक ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बनाती है तो इसका नैरेटिव निश्चित ही गलत जाएगा। अभी कुछ महीने बाद ही बिहार और दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं। बिहार में पार्टी का ओबीसी चेहरा दिखाकर ही सफलता दर्ज की जा सकती है और इस बार बिहार बीजेपी के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण होने वाला है। अगर महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस सीएम बन जाते हैं तो बिहार में बीजेपी के खिलाफ यह नैरेटिव सेट किया जाएगा कि वोट पिछड़ों का लेकर एक ब्राह्मण की ताजपोशी की गई। एकनाथ शिंदे की नाराजगी कभी भी पड़ सकती है भारी। जी हाँ, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एकनाथ शिंदे को 57 सीटों पर सफलता मिली है। अजीत पवार के पास 41 विधायक हैं। पिछले 5 साल में जिस तरह की राजनीति महाराष्ट्र में देखने को मिली है, उसका लबोलुआब यह है कि कुर्सी के लिए यहाँ कुछ भी हो सकता है। अजीत पवार के भरोसे अगर बीजेपी रहती है तो उसकी बेवकूफी ही कही जाएगी। अगर बीजेपी एकनाथ शिंदे को नाराज करके देवेंद्र फडणवीस को सीएम बना देती है तो महाराष्ट्र में एक बार फिर से असंतुष्टों वाला माहौल बन जाएगा। बीजेपी सरकार को इस बात का डर हमेशा बना रहेगा कि शिंदे और अजीत पवार एक होकर कभी भी बीजेपी के साथ खेला कर सकते हैं। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनकर भी एक कमजोर मुख्यमंत्री ही साबित होंगे। एमवीए हर रोज रास्ता देखेगी कि किस तरह शिंदे और अजीत को सरकार से तोड़ा जा सके। अगर शरद पवार चाहें तो फिर से अपने भतीजे के साथ मिलकर कभी भी खेल कर सकेंगे। शिंदे की नाराजगी को कैश कराने के लिए एमवीए कुछ भी करने को तैयार हो सकता है। शिंदे के 57, अजीत पवार के 41 और एमवीए के 46 लोग मिलकर हुए 144, जो कि 288 विधायकों के सदन के बहुमत से केवल 1 कम है। फडणवीस से मराठों की नाराजगी। जी, लोकसभा चुनाव में जिस तरह मराठों ने वोटिंग की उसका नतीजा सामने था। मराठा इलाकों में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया था। इसके पीछे मराठों की नाराजगी केवल और केवल देवेंद्र फडणवीस से ही थी।
मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता जरांगे पाटिल जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस का विरोध करते रहे हैं वह कोई छुपा नहीं है। जारंगे पाटिल का मानना रहा है कि देवेंद्र फडणवीस के चलते ही मराठा आरक्षण लागू नहीं हो सका, जबकि फडणवीस भी लगातार ये कहते रहे हैं कि केवल उन्हीं के कार्यकाल में मराठों को आरक्षण देने की कोशिश की गई। कुछ तो महाराष्ट्र की सामाजिक पृष्ठभूमि भी ऐसी है कि ब्राह्मणों से मराठों के संघर्ष का इतिहास रहा है, जैसे राजस्थान में राजपूत और ब्राह्मणों में हमेशा बेहतर संबंध रहा है। राजपूतों ने कभी ब्राह्मण नेताओं का विरोध नहीं किया, पर महाराष्ट्र में बिल्कुल ऐसा नहीं है। चूंकि मराठों की बहुत सी जातियां ओबीसी भी हैं, इसलिए ब्राह्मण विरोध का दायरा यहां और बढ़ जाता है। दूसरे पार्टी के भीतर भी देवेंद्र फडणवीस ने कई मराठी और ओबीसी नेताओं का अपना दुश्मन बना रखा है, जो कभी नहीं चाहेंगे कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री के रूप में अपना कार्यकाल पूरा करें। इस तरह पार्टी में अर्थकलह की स्थिति लगातार बनी रहेगी।